हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी? बढ़िया। चैप्टर नंबर 3 विद्युत विभव, लास्ट थ्योरी का लास्ट टॉपिक, वहाँ पर आज अपना आ गए हैं। इसके बाद करेंगे अपन न्यूमेरिकल वाला सेक्शन एक। तो थ्योरी का लास्ट वाला सेगमेंट, और वो है हमारे पास समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। एक द्विध्रुव को अगर हम समरूप विद्युत क्षेत्र में रख दें तो उसको समरूप विद्युत क्षेत्र में रखने के बाद उसको घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो क्या दिया है अपने को, पहले उसको देखें। तो ये दे दिया साहब एक समरूप विद्युत क्षेत्र ई। इधर कैसे पता करेंगे समरूप है? सबके तीर के निशान एक तरफ, सबके बीच का गैप समान, मतलब समरूप। अगर बीच में एक दो लाइन और खींच देते तो क्या हो जाता है? असमरूप। इस समरूप विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव है, तो ये ले लिया द्विध्रुव, ए बी नाम दे दिया, कुछ भी दे दो। यहां हो गया प्लस क्यू चार्ज और यहां हो गया माइनस क्यू चार्ज। चैप्टर नंबर 1 लास्ट टॉपिक, समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल तथा बल आघूर्ण। हालांकि टॉपिक वहीं कंप्लीट होना चाहिए था, लेकिन अब इसको अपन थर्ड चैप्टर में कर रहे हैं। तो यहां पर इस विद्युत द्विध्रुव को एक समरूप विद्युत क्षेत्र में कितने कोण पे रखा हुआ है? थीटा पर रखा हुआ है। याद करो कितना बल लगेगा इसके ऊपर। पहले पार्ट में लास्ट वाले टॉपिक में आपको बताया था, अगर कोई द्विध्रुव समरूप विद्युत क्षेत्र में रखा है तो उस पर कितना बल लगेगा? 0। क्यों? क्योंकि यहां पर ये ई वेक्टर की डायरेक्शन होगी, विद्युत क्षेत्र जो है वो इस दिशा में है। अब उसमें यहां प्लस क्यू है, यहां माइनस क्यू है। तो ऐसी स्थिति में देखो तीर का निशान इधर है, इसका मतलब इस वाले सेगमेंट में इधर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव, और इधर कैसा चार्ज है? नेगेटिव। इस प्लस क्यू को ये वाला प्लस इस प्लस क्यू को इधर धक्का देगा, सामने वाला माइनस उसको अपनी ओर खींचेगा। इसका मतलब ये हुआ इस प्लस क्यू चार्ज पर इस दिशा में बल लगेगा। इसको ए ले ले, इसको बी ले ले, तो ये बल हो गया एफ ए। ऐसा ही किया था अपने वहां पे कुछ। सेम ऐसे ही ये माइनस इस माइनस को इधर धक्का देगा, सामने वाला प्लस उस माइनस को अपनी ओर खींचेगा, इस पर इधर लगेगा एफ बी। कितना था? एफ बी कितना कैलकुलेट किया था हमने? क्यूई। एफ ए बी कितना कैलकुलेट किया था? क्यूई। तब वहां पर हमने लिखा था कि इस द्विध्रुव पर परिमाण में समान और प्रकृति में विपरीत दो बल, दिशा में विपरीत दो बल लग रहे हैं, और इस कारण उस पर लगने वाला परिणामी बल कितना हो जाता है? 0। और इसी के कारण वो समरूप विद्युत क्षेत्र में कौन सी गति नहीं करता? स्थानांतरित गति नहीं करता। क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट स्थानांतरित गति, स्थानांतरित होती है जिसमें बिल्कुल एक सरल रेखा में गति हो। स्थानांतरित गति कोई भी ऑब्जेक्ट तभी कर सकता है जब उस पर कोई बाह्य बल कार्य करता हो। तो यहां तो बल लग ही नहीं रहा, बल नहीं लग रहा था। क्या लग रहा था उस पर? बल आघूर्ण लग रहा था। क्यों लग रहा था? यही तो मान लो द्विध्रुव। एफ ए लग रहा है टॉप वाले सिरे पर इस डायरेक्शन में, एफ बी लग रहा है नीचे वाले सिरे पर इस डायरेक्शन में। अगर ऊपर वाले को इधर धक्का दें, नीचे वाले को इधर धक्का दें, क्या होगा? ये घूमेगा, और ये द्विध्रुव घूमकर अपने आप को विद्युत क्षेत्र के अनुदिश संरेखित कर लेगा, सीधा हो जाएगा इस तरीके से। तो फाइनली जब ये घूमेगा तो ये घूमकर अपने आप को ऐसे व्यवस्थित कर लेगा, बिल्कुल स्ट्रेट। प्लस क्यू तो किसके पास आ जाएगा? इधर माइनस के पास, और ये माइनस है वो किसके पास चला जाएगा? प्लस क्यू के पास। उस स्थिति में जब ये द्विध्रुव ऐसे हो जाएगा, एक बार यहां देखें हम, प्लस क्यू चार्ज यहां आ गया, यहां माइनस क्यू चार्ज आ गया। अब एक बार कोण देखें किस किस के बीच का? P और E, द्विध्रुव आघूर्ण और E के बीच का कोण। द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा नेगेटिव टू पॉजिटिव, E की दिशा पॉजिटिव टू नेगेटिव, यहां दोनों एक ही डायरेक्शन में। तो जब ये द्विध्रुव इस स्थिति में होता है तब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है? 0। थीटा किस किस के बीच का कोण है? P वेक्टर व E वेक्टर, इन दोनों के बीच का कोण है। और जब वो द्विध्रुव इस स्थिति में 0 डिग्री के कोण पे रुकता है उसको हम कहते हैं स्थायी साम्य अवस्था। 0 डिग्री पर होती है स्थायी साम्य अवस्था। अगर इसको बिल्कुल ऐसे कर दें अपन कि यहां प्लस के पास प्लस को ले जाएं और इधर माइनस के पास माइनस को ले जाएं, तो उस स्थिति में ये द्विध्रुव घूमकर ऐसे हो जाए, कितने डिग्री का एंगल हो गया? 180 डिग्री का। हालांकि अब वो गति नहीं कर सकता क्योंकि माइनस इस माइनस को इधर दबा रहा है, प्लस इस प्लस को अब इधर दबा रहा है। तो ऐसी स्थिति में भी वो स्थानांतरित गति नहीं करेगा, नहीं घूर्णन गति करेगा। लेकिन वो जो 180 डिग्री का जब कोण बना लेता है तो वो कौन सी अवस्था होती है बच्चों? अस्थायी साम्य अवस्था। और अगर द्विध्रुव बिल्कुल लंबवत रख दिया जाए
तो बिल्कुल लंबवत रख दिया जाए, यानी थीटा का मान 90 डिग्री हो जाए, P और E के बीच का कोण 90 डिग्री हो जाए, तो उस अवस्था को हम कहते हैं उदासीन अवस्था। तो वो उदासीन अवस्था कहलाती है। उदासीन अवस्था को उसकी निर्देश स्थिति भी बोला जाता है। वो आगे नेक्स्ट वाले डेरिवेशन में अपन देखते हैं निर्देश स्थिति क्यों बोलते हैं। अब अपने को क्या दे दिया, एक समरूप विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव रखा हुआ है। हमें पता कि उस पर बल तो नहीं लग रहा, बल नहीं लग रहा तो वो स्थानांतरित गति भी नहीं करेगा, लेकिन उस पर क्या लग रहा है, उस पर लग रहा है टाउ बल आघूर्ण। किसी एक बल का परिमाण व दोनों बलों के क्रिया रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी का गुणनफल। तो टाउ और बल आघूर्ण कितना लग रहा है, P sin थीटा। यही बल आघूर्ण उस द्विध्रुव को घुमाकर विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है। कौन सी अवस्था में, स्थायी अवस्था में लाने का प्रयास करता है। अब देखो प्रश्न ये है, अगर द्विध्रुव को यहां रख दिया, ये अपने आप कौन सी डायरेक्शन में घूमेगा, क्लॉकवाइज। तो अगर मैं इसको यहां रख दूं तो ये अपने को पता है कि घूमकर अपने आप को ऐसे व्यवस्थित कर लेगा। प्रश्न ये है, इसको क्लॉकवाइज किसने घुमाया, मैंने तो घुमाया नहीं, किसने घुमाया, इस विद्युत क्षेत्र ने घुमाया। हमने ऐसे रखा और ये द्विध्रुव घूमकर अपने आप को इसने ऐसे व्यवस्थित कर लिया। जैसे ही इसको रखेंगे, क्यों, क्योंकि उस पर क्या लग रहा है, बल आघूर्ण। तो उस बल आघूर्ण के कारण ये घूमकर अपने आप को ऐसे व्यवस्थित कर लेता है। किसने घुमाया इसको, विद्युत क्षेत्र ने घुमाया। अब ऐसी स्थिति में अगर ये यहां था और अगर मैं इसको ऐसे घुमाना चाहूं तब जोर आएगा। क्यों, अभी ऐसे, अगर आप इसको ऐसे घुमाओगे मतलब प्लस को प्लस के पास लेकर जाएंगे और प्लस को प्लस के पास लेकर जाएंगे तो जोर आएगा, यानी कार्य करना पड़ेगा। किसके विरुद्ध, प्रतिकर्षण के विरुद्ध, इस विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। वही तो निकालना है। हेडिंग देखो, समरूप विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, कि हमने कितना कार्य किया इसको घुमाने में। अब वहां पर अगर ऐसे रखा हुआ है, ऐसे घूम गया, विद्युत क्षेत्र ने घुमाया, हमारे द्वारा किया गया कार्य नेगेटिव। लेकिन अगर जब इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तब विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य नेगेटिव, लेकिन हमारे द्वारा किया गया कार्य कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। कितना कार्य हुआ वो अपने को कैलकुलेट करना है। तो देखो अभी मैं मान लेता हूं कि फिलहाल ये थीटा कोण पर ही रखा हुआ है, इसको थोड़ा सा अल्पांश विस्थापित करें। अच्छा, अल्पांश विस्थापित करें तो कार्य का फॉर्मूला dw इज इक्वल्स टू क्या होता है, F डॉट dr, दोनों का अदिश गुणनफल, dr क्या वहां पे विस्थापन। लेकिन वो कौन सी गति के लिए होता है, स्थानांतरित गति के लिए होता है। यहां ये द्विध्रुव कौन सी गति कर रहा है, घूर्णन गति कर रहा है। तो घूर्णन में भी कार्य तो होगा ही, वो तो dw ही होगा, लेकिन F नहीं लगेगा। F की जगह क्या लग रहा है, टाउ लगेगा। dr रेखीय विस्थापन ना होकर कौन सा होगा, कोणीय विस्थापन होगा। देन dw इज इक्वल्स टू हो गया टाउ डॉट डी थीटा। तो पहले एक काम करें, अल्पांश घुमाने में किया गया कार्य निकाल लें और फिर टोटल कार्य निकाल लेंगे कि थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में कितना कार्य हुआ। तो देखो द्विध्रुव को अल्पांश डी थीटा घुमाने में कार्य, तो डी थीटा घुमाने में कार्य। हमें नहीं पता कि क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, हम तो डी थीटा इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है। तो कार्य डी डब्ल्यू, भाई अल्पांश घुमा रहे हैं तो कार्य को भी अल्पांश ले लिया डी डब्ल्यू। कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। बल की जगह क्या हो गया, बल आघूर्ण, वो तो होता है स्थानांतरित गति में, यहाँ घूर्णन गति हो रही है। तो जो काम स्थानांतरित गति में बल करता है घूर्णन गति में वो काम बल आघूर्ण करता है। वहां रेखीय विस्थापन होता है, यहाँ कोणीय विस्थापन है डी थीटा। कहाँ है डी थीटा, ये मैंने थोड़ा सा इसको घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया, तो इतना ही तो घुमाया, इतना सा कोण, ये डी थीटा है। तो वो हो गया dw इज इक्वल्स टू टाउ डॉट डी थीटा। हमें तो ये बताना थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में टोटल कार्य कितना होगा। अतः द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 कोण तक घुमाने में कार्य, तो थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में कितना कार्य होगा। W इज इक्वल्स टू क्या कर दो, समाकलन टाउ डॉट डी थीटा। कहां से कहां तक, थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक। देन W इज इक्वल्स टू टाउ की जगह क्या रख दिया, PE साइन थीटा, द्विध्रुव पर बल आघूर्ण चैप्टर नंबर 1 डॉट डी थीटा। कहां से कहां तक, थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक। देन W इज इक्वल्स टू P तो बाहर आ गया,
किसके सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं? थीटा के सापेक्ष। किसका करना है? साइन थीटा का करना है। कर दो। देन एक बार लिख दो इसको, साइन थीटा का समाकलन करना है थीटा के सापेक्ष और लिमिट लगानी है थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक। देन W इज इक्वल्स टू PE समाकलन साइन थीटा का समाकलन माइनस का कॉस थीटा, थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक लिमिट लगा दी। साइन थीटा का समाकलन माइनस कॉस थीटा होता है। देन W इज इक्वल्स टू माइनस, बाहर ले लें, माइनस को बाहर ले लिया, अंदर क्या बच गया? केवल कॉस थीटा। लिमिट लगाओ, पहले अपर लिमिट तो कॉस थीटा 2 माइनस लोअर लिमिट कॉस थीटा 1, लिमिट लगा दी। माइनस को अंदर गुणा करवा दें। देन W इज इक्वल्स टू आ गया PE कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। किसी समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में इतना कार्य करना पड़ेगा। W इज इक्वल्स टू P cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। अब इसकी कुछ विशेष स्थितियां, कहां से कहां घुमाएं तो कितना कार्य करना पड़ेगा, तो कुछ विशेष स्थितियां। पहली मैं ये ले रहा हूं कि यदि द्विध्रुव को स्थायी से अस्थायी अवस्था तक घुमाया जाए, यदि द्विध्रुव को हम स्थायी अवस्था से अस्थायी अवस्था तक घुमाएं, तो बताओ बच्चों, स्थायी पहले कितना था? थीटा 1 की वैल्यू स्थायी कितने पे होती है? 0 डिग्री पे। कहां तक लेकर जाना है? अस्थायी तक। अस्थायी के लिए थीटा 2 की वैल्यू कितनी हो गई? 180 डिग्री। अब पहले एक बार ये देख लें, कार्य हम करेंगे या विद्युत क्षेत्र करेगा। डायग्राम में देखें, ये पहले था स्थायी में, तो स्थायी में था तो ऐसी स्थिति में प्लस यहां पे था और माइनस यहां पे। हम इसको यहां से घुमाकर ऐसे ले जाना चाह रहे हैं, तो मतलब इस प्लस को घुमाकर और प्लस के पास ले जाना चाह रहे हैं। आकर्षण या प्रतिकर्षण? ऑब्वियसली बात है प्रतिकर्षण। कार्य कौन करेगा? हम करेंगे कि विद्युत क्षेत्र करेगा? हम करेंगे। बाह्य स्रोत कार्य करेगा। तो बाह्य स्रोत कार्य करेगा तो ऐसी स्थिति में किया गया कार्य कैसा आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए। ये जो हम वर्क डन निकाल रहे हैं, कार्य निकाल रहे हैं, ये बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य निकाल रहे हैं। तो देखो वैल्यू रखें, फॉर्मूला क्या है? W इज इक्वल्स टू P cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। तो PE cos थीटा 1, थीटा 1 की जगह क्या पुट कर दिया? 0 माइनस cos थीटा 2, थीटा 2 कितना है? 180। सॉल्व कर लो। W इज इक्वल्स टू PE 1 माइनस ऑफ माइनस 1। देन W इज इक्वल्स टू कितना हो गया बच्चों? 2PE। तो द्विध्रुव को स्थायी से अस्थायी अवस्था तक घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? 2P। अगर आपको ये दे देता उदासीन से अस्थायी, तो उदासीन से अस्थायी निकालना होता तो थीटा 1 की जगह क्या ले लेते? 90 और थीटा 2 की जगह 180। एक दो और देख लो, अगर हमें ये दे दे, चलो उदासीन से स्थायी निकाल लें, उदासीन अवस्था से स्थायी अवस्था तक द्विध्रुव को घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? कौन देख लिया करो। उदासीन कितने पे? 90 डिग्री पर। कहां तक लेकर जाना है? 0 डिग्री तक। तो थीटा 2 की वैल्यू कितनी है? 0। पहले ऐसे रखा हुआ था, उसको घुमाकर ऐसे ले जाना है। कौन लेके जाएगा? अपने आप ही चला जाएगा। भाई द्विध्रुव को हमने यहां रखा, प्लस क्यू यहां है, माइनस क्यू यहां है, तो प्लस प्लस में प्रतिकर्षण, प्लस माइनस में आकर्षण, ये घूमकर खुद ही अपने आप चला जाएगा। कौन लेकर जाएगा? विद्युत क्षेत्र लेकर जाएगा। हमारे द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? अपने आप गया है, विद्युत क्षेत्र लेके गया, तो विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया तो कार्य पॉजिटिव और हमारे द्वारा किया गया कार्य नेगेटिव। देखें नेगेटिव आता है क्या? वैल्यू रखो। W इज इक्वल्स टू PE cos थीटा 1, तो cos थीटा 1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 90 माइनस cos थीटा 2 कितना? 0। देन W इज इक्वल्स टू PE cos 90 की वैल्यू 0 माइनस 1। किया गया कार्य कितना आ गया? माइनस का P आ गया ना, नेगेटिव। इसका मतलब हमारे द्वारा किया गया कार्य कैसा हो गया? नेगेटिव। एक ये और पूछ लेता है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा से, विद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण घुमाने में, कि विद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? अब देखो, विद्युत क्षेत्र की दिशा से मतलब कितने डिग्री से? 0 डिग्री से।
θ1 की वैल्यू कितनी है 0, और कहां तक, थीटा तक, तो θ2 की जगह क्या रख देंगे थीटा। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, W इज इक्वल्स टू PE cos 0 माइनस cos थीटा। आपका आंसर क्या आ जाएगा, PE 1 माइनस cos थीटा। तो किसी भी विद्युत द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में एक कोण से दूसरे कोण तक घुमाने में किया गया कार्य का फॉर्मूला W इज इक्वल्स टू PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। अब इसी में अपना जो लास्ट डेरिवेशन है वो भी इसी चीज पर बेस्ड है, यही देख लेते हैं। लास्ट हम निकालेंगे अब समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। देखो क्या चीज है, समरूप विद्युत क्षेत्र में, समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, ये और कैलकुलेट करना अपने को। अब विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा है वो कितनी हो जाएगी, तो देखो सबसे पहली चीज तो क्या दे दिया अपने को कि ये साहब एक समरूप विद्युत क्षेत्र है, तो ये हमें दे दिया एक समरूप विद्युत क्षेत्र, और उसमें एक विद्युत द्विध्रुव इस बार निर्देश स्थिति में रखा हुआ है। निर्देश स्थिति कौन सी अवस्था को, उदासीन को बोलते हैं। यहां है प्लस क्यू चार्ज, यहां है माइनस क्यू चार्ज। क्वेश्चन आया कि उदासीन को, पहली बात तो 90 डिग्री पर जब वो रखा हुआ है ये द्विध्रुव इस विद्युत क्षेत्र ई में, जब वो 90 डिग्री पे रखा, 90 डिग्री किस किस के बीच का कोण है, P और E, P वेक्टर और E वेक्टर। P वेक्टर किधर है, माइनस से प्लस, ये रहा। E वेक्टर किधर है, इधर, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो E वेक्टर और P वेक्टर हो गए ना लंबवत। तो जब वो उदासीन 90 डिग्री में है तो उसको उदासीन क्यों बोलते हैं। अच्छा, उदासीन अवस्था, देखो विद्युत स्थितिज ऊर्जा पीछे के टॉपिकों में आपको करवाई थी। आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य उस आवेश की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। कहां से ला रहे हैं आवेश को, अनंत से ला रहे हैं। अब देखो अनंत से एक आवेश को यहां तक, कैसा आवेश था ये, प्लस, इधर कैसा चार्ज है, प्लस, क्योंकि प्लस से माइनस की ओर विद्युत क्षेत्र जा रहा है। तो अनंत से प्लस को प्लस के पास लाने में क्या होगा, प्रतिकर्षण जो रहेगा, कार्य करना पड़ेगा। मान लो 20 जूल का कार्य हुआ, आवेश को इस बार माइनस को ला रहे हैं, माइनस को अनंत से यहां तक लाने में किया गया कार्य, बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। अगर प्रतिकर्षण में प्लस 20 जूल हुआ है तो आकर्षण में माइनस 20 जूल, वो तो अपने आप ही आ जाएगा भाई, प्लस की ओर आकर्षित हो, विद्युत क्षेत्र लेकर आएगा उसको। तो टोटल कार्य कितना हो गया बच्चों, 0। किसी भी विद्युत द्विध्रुव को लंबवत स्थापित किया है हमने विद्युत क्षेत्र में, तो टोटल कार्य कितना हो गया, 0 हुआ है। और 0 कार्य हुआ है तो जब कोई विद्युत द्विध्रुव समरूप विद्युत क्षेत्र ई में लंबवत रखा होता है उस समय उसकी स्थितिज ऊर्जा 0 होती है, और उसीलिए उसको क्या बोलते हैं, उदासीन अवस्था बोलते हैं। अब मैंने मान लिया एक द्विध्रुव इस समरूप विद्युत क्षेत्र ई में कितने डिग्री पे रखा हुआ है, 90 डिग्री पे, निर्देश स्थिति में रखा हुआ है। अब मेरे को तो ये बता दो ये अपने आप कौन सी दिशा में घूमेगा, यहां रखा हुआ है, अपने आप कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज। तो अपने आप क्लॉकवाइज घूमेगा, कौन घुमाएगा, विद्युत क्षेत्र घुमाएगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाना हो तब हमें कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज घुमाने का मतलब प्लस के पास हम प्लस को लेकर जाएंगे तो प्रतिकर्षण होगा, उस प्रतिकर्षण के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में इस द्विध्रुव को निर्देश, पहले तो ये देख लें, अल्पांश डी थीटा घुमाने में तो इतना ही कार्य होगा, dw इज इक्वल्स टू टाउ डॉट डी थीटा। हम बात कर रहे हैं स्थितिज ऊर्जा की, कि उस द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा को आप कैसे परिभाषित करोगे। तो समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, द्विध्रुव को निर्देश स्थिति से, तो निर्देश स्थिति यानी 90 डिग्री, निर्देश स्थिति से कोई भी थीटा कोण घुमाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य उस द्विध्रुव की
स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। कहां से कहां तक घुमाना है ये याद रखो, 90 से थीटा तक। सेम ये का ये डेरिवेशन है, इसमें लिमिट चेंज थी। पहले हमने कहां से कहां तक घुमाया था, θ1 से लेकर θ2 तक। अब हमें कहां से कहां तक घुमाना है, ये अगर स्थितिज ऊर्जा पूछी जा रही है, इतना याद रखो 90 से थीटा। स्थितिज ऊर्जा मतलब 90 से थीटा तक उसको घुमाना है। अल्पांश में dw = टाउ डॉट d थीटा। द्विध्रुव को निर्देश स्थिति 90 डिग्री से थीटा कोण तक घुमाने में कार्य केवल लिमिट बदल जाएंगे। 90 से थीटा ये भी हो जाएगा, 90 से थीटा ये भी हो जाएगा, 90 से थीटा यहाँ भी आ जाएगा, 90 यहाँ आ जाएगा थीटा। लिमिट लगाओगे तो कोस थीटा ये हो जाएगा कोस 90, माइनस को अंदर लेकर जाओगे तो ये हो जाएगा कोस 90, ये हो जाएगा थीटा। सोल्व करोगे तो W = माइनस का PE कोस थीटा। और हमारे द्वारा किया गया कार्य ही किस में बदल जाएगा, स्थितिज ऊर्जा में। तो अतः है विद्युत द्विध्रुव समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला U = माइनस का PE cos थीटा होता है। U = कितना आ गया, माइनस का PE cos थीटा। ये विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला है। अलग अलग कंडीशन में निकाल के देखें। पहला, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री है, मतलब कौन सी अवस्था में है, स्थायी साम्य अवस्था में। तो अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है मतलब हम स्थायी साम्य अवस्था में हैं, तो U = बच्चों कितना हो जाएगा, माइनस का PE cos 0 डिग्री, cos 0 की वैल्यू 1, कितना आ जाएगा, माइनस का PE। माइनस क्या बता रहा है, कहां से कहां तक घुमाया है, निर्देश स्थिति से थीटा कोण। थीटा कितना लिया अपन ने, 0। तो पहले यहां था 90 डिग्री पे, 90 से उदासीन से स्थायी घुमाया है। कैसी आई स्थितिज ऊर्जा, नेगेटिव की। क्या हमने घुमाया, नहीं। किसने घुमाया, विद्युत क्षेत्र ने घुमाया। हमारे द्वारा किया गया कार्य नेगेटिव, हमारे द्वारा किया गया कार्य ही तो उसकी स्थितिज ऊर्जा है। तो कितनी आ गई उसकी स्थितिज ऊर्जा, माइनस का PE। कौन सी अवस्था हो गई, स्थायी साम्य अवस्था। फिर देखो, यदि थीटा = 90 डिग्री हो तो 90 डिग्री पर कौन सी अवस्था होती है, उदासीन अवस्था। तो 90 डिग्री पर हो गई उसकी उदासीन अवस्था। तो उदासीन अवस्था में U = माइनस का PE cos 90, cos 90 की वैल्यू कितनी, 0 आ गया ना। देखो, जब द्विध्रुव उदासीन अवस्था में रखा होता है, भाई 90 पे था, 90 से 90 घुमा रहे हैं, तो मतलब घुमाया कहाँ, घुमाया नहीं अपन ने, तो इसलिए किया गया कार्य कितना हो गया, 0। तो जब वो 90 डिग्री पे होता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा का मान कितना होता है, 0, और इसलिए उसको क्या बोलते हैं, उदासीन अवस्था। थर्ड, यदि थीटा = 180 डिग्री हो तो 180 पर बच्चों कौन सी अवस्था है, अस्थायी अवस्था। तो U = माइनस का PE cos 180, cos 180 की वैल्यू -1, तो किया गया कार्य U = कितना आ गया, प्लस का PE। कि पहले तो 90 पे था, 90 से अस्थायी लेकर गए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ होगा, प्रतिकर्षण। तो प्रतिकर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य कैसा आ गया, पॉजिटिव। तो उस द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या हो गई, पॉजिटिव। तो इस तरीके से ये जो विद्युत द्विध्रुव उसकी स्थितिज ऊर्जा थी वो अपने को निकालनी थी। अब देखो बच्चों, द्विध्रुव के बारे में सारी चीजें हमने कैलकुलेट कर ली। एक बार मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफली बता दूं कि विद्युत द्विध्रुव के बारे में हमने क्या क्या चीज कैलकुलेट की है। सबसे पहले चैप्टर से शुरुआत करें। विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या निकाला था, 2 kp/r³। फिर हमने विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या निकाला था, kp/r³। फिर हमने विद्युत समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल कितना निकाला था, 0। फिर हमने समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण कितना निकाला था, PE sin थीटा। फिर विभव वाले चैप्टर में हमने विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर विभव कितना निकाला था, kp/r²। फिर हमने विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर विभव वो कितना निकाला था हमने, 0। फिर हमने द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य P
PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। फिर समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला U इज इक्वल्स टू माइनस का PE cos थीटा। इस तरीके से ये विद्युत द्विध्रुव का सेगमेंट था वो कंप्लीट होता है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट, थ्योरी उसकी कंप्लीट। न्यूमेरिकल लेंगे हम नेक्स्ट वाली क्लास में। थैंक यू सो मच।